हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तनु विलियन के लिए राउल्ट का नियम देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि हर बार 5 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तनु विलियन के लिए राउल्ट का नियम कैसे लिखेंगे, इससे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा और एक इमेज बनवाऊंगा। बस उसी इमेज को आपको ध्यान में रखना है, बाकी बात आप खुद ही लिख लेंगे। चलिए, जैसे देखिए, हम लोग मान लीजिए एक बीकर ले लेते हैं। बस यहीं पर आपको इस इमेज के बारे में बस ध्यान से देखना है, फिर आप लोग खुद लिख लेंगे। और इसमें हम लोग विलायक, क्या विलायक या क्या है, विलायक पदार्थ। विलायक क्या होता है, जो कि विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक। ठीक, जब हम लोग इसमें बस यहीं पर ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म क्या होना चाहिए, विलेय पदार्थ अवाष्पशील, अवाष्पशील, अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब होता है उसे हम लोग गर्म करेंगे तो वह वाष्पित नहीं होगा, वह होता है अवाष्पशील पदार्थ। और दूसरा वैद्युत, वैद्युत अनपघट्य, वैद्युत अनपघट्य। अब लोग इस टर्म से घबराइएगा मत, अभी से हम लोग समझते हैं। वैद्युत अनपघट्य, देखिए वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य क्या होता है, इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य, वैद्युत अनपघट्य। देखिए, वैद्युत अपघट्य वह पदार्थ होता है जब हम लोग जल में, मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए जल में हम लोग NaCl यानी कि नमक, NaCl यानी कि हम लोग नमक को मान लीजिए हम लोग घोल देते हैं, या फिर मान लीजिए KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, या फिर मान लीजिए कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग मान लीजिए घोल देते हैं। तो जब हम लोग जल में नमक या पोटेशियम क्लोराइड या फिर मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल घोलेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब हम लोग उस विलियन से, जब हम लोग नमक घोलेंगे पानी में, तो जब हम लोग उसमें धारा का प्रवाह करेंगे तो वहाँ पर धारा प्रवाहित होगा। मतलब कि जब हम लोग जल में नमक को घोलेंगे तो वहाँ पर धारा प्रवाहित होगा। तो जो नमक है वह क्या हो गया, वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो गया। बस यहीं पर समझना है। तो यह क्या हो गया, वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघट्य का मतलब जब हम लोग उसे जल में घोलें और वहाँ पर धारा का प्रवाह न हो तो वह वैद्युत अनपघट्य पदार्थ हो गया। जैसे कि मान लीजिए यूरिया, या फिर मान लीजिए चीनी। जब इसे हम लोग जल में घोलेंगे तो वहाँ पर धारा का प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर करंट प्रवाह नहीं होगा। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 और चीनी होता है C6H12O6। या फिर मान लीजिए हम लोग एक ले लेते हैं, ग्लूकोज भी ले सकते हैं। जब हम लोग ग्लूकोज भी जल में घोलेंगे तो वहाँ पर भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। यही होता है वैद्युत अनपघट्य। बस इन्हीं दो टर्म को आपको ध्यान में रखना है, पहला अवाष्पशील और दूसरा वैद्युत अनपघट्य। तो क्या होना चाहिए, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ। मतलब कि जब हम लोग विलायक में अवाष्पशील तथा वैद्युत अनपघट्य विलेय पदार्थ घोलेंगे, जब हम लोग इस विलेय पदार्थ को इसमें घोलेंगे तो क्या होगा, जो विलियन का वाष्प दाब होगा, मतलब कि देखिए हम लोग लिख देते हैं, जो विलियन का
विलयन का वाष्प दाब, इस विलेय पदार्थ को घोलने के बाद जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब, इसमें जो आपेक्षिक अवनमन, इससे हम लोग टर्म को भी समझेंगे, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन जो होगा वह विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज या फिर मोल अंश के बराबर हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखिए आपेक्षिक अवनमन होता क्या है, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन जैसे मान लीजिए जब हम लोग जल को गर्म करेंगे तो बहुत ही जल्दी ही वाष्पित होने लगेगा, लेकिन जब हम लोग उसी जल में चीनी को घोल दें तो वह उतना जल्दी वाष्पित नहीं होगा। तो यही होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब कम होना, जिसे कभी हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाए। यदि हम लोग जल को ऐसे ही मतलब गर्म करेंगे, यदि कि उसमें हम लोग कुछ भी नहीं घोले हैं, तो वह बहुत ही जल्दी वाष्पित होने लगेगा, लेकिन उसी जल में यदि हम लोग चीनी को घोल दें तो वह उतना जल्दी वाष्पित नहीं होगा। तो वही होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और यह जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलेय पदार्थ के मोल अंश के बराबर होता है। बस आपको यही चित्र ध्यान रखना है। देखिएगा अभी हम लोग इसी चित्र के माध्यम से आगे कैसे लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर जगह नहीं बचा है तो आपको चित्र को ध्यान में रखना है। अब हम लोग इसे मिटा देते हैं और आगे लिखते हैं। अब देखिए अब हम लोग इसे लिखेंगे कैसे। देखिए आपको सिंपल लिखना है, जब किसी विलायक यानी कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज या मूल अंश भी कह सकते हैं, मूल अंश के बराबर होता है। मूल अंश के बराबर होता है। देखिए इसे हम लोग सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मतलब कि कमी होना बराबर विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र होता है P नोट माइनस PS बट्टे P
नोट बराबर विलेय का मूल अंश, इसका सूत्र हो जाएगा एन बी बट्टे एन ए प्लस एन बी, यह होता है सूत्र। अब देखिए जो यह सूत्र अभी हम लिखे हैं यह राउल्ट का अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिखे हैं। अभी हम लोग तनु विलयन के लिए नहीं लिखे हैं, पहले आपको इतना लिखना है। अब देखिए तनु विलयन के लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा लिखना है, उसमें लिखना कुछ नहीं है, बस फार्मूला को डिराइव करना है। अब देखिए तनु विलयन के लिए तनु विलयन पहले होता है क्या, पहले हम लोग इसको समझेंगे। तनु विलयन के लिए तनु विलयन के लिए देखिए तनु विलयन होता क्या है, जब हम लोग विलायक में विलेय पदार्थ का बहुत ही कम मात्रा, मतलब कि नगण्य मान सकते हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि विलायक की अपेक्षा बहुत ही कम मात्रा विलेय की होता है, तो वहाँ पर तनु विलयन होता है। विलायक की अपेक्षा विलेय बहुत ही कम होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है Na प्लस एन बी है, Na प्लस जो यह एन बी है वह किसके बराबर हो जाएगा, Na बराबर का हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है तनु विलयन के लिए, Na प्लस एन बी, ठीक। अभी हम लोग सिंबल्स को भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नोट माइनस पी एस बट्टे पी नोट बराबर एन बी बट्टे एन ए, और यह बराबर हो जाएगा एन बी, यानी कि विलेय पदार्थ का, अभी हम लोग लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा, विलेय पदार्थ का मोल, इसका हो जाएगा डब्लू बी बट्टे एम बी बट्टे डब्लू ए अपान एम ए, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यह फाइनली हो जाएगा पी नोट माइनस पी एस बट्टे पी नोट बराबर, अब देखिए इसका गुणा कैसे हो जाएगा, ये दोनों का यहाँ पर गुणा हो जाएगा और इन दोनों का इसमें हो जाएगा, यह हो जाएगा डब्लू बी गुणते एम ए बट्टे डब्लू ए गुणते एम बी, यह होता है तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम। बस यहीं पर आपको यहीं तक लिखना है। देखिए हम लोग सिंबल्स को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पी नोट क्या है, पी नोट विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, मतलब कि जब हम लोग विलेय पदार्थ नहीं घोले हैं तब का वाष्प दाब, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, और Na क्या है, देखिएगा यहाँ पर जो Na है यह विलायक का मूल है, विलायक का मूलों की संख्या, विलायक का मूल, और Nb विलेय पदार्थ का मूल, विलेय का मूल, और यह जो Wb है, Wb मतलब विलेय, यानी कि Wb हो जाएगा विलेय का अणुभार, नहीं विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और Wa क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान,
2 और बच गया, उसको भी लिख लेते हैं। और देखिए MB MA, MB MA, देखिए MB क्या है, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, और MA क्या है, विलायक अणु भार, विलायक का अणु भार। बस आपको इतना ही लिखना है, और यह इतना लिखने के बाद आपको 5 नंबर जरूर मिल जाएगा। बस इतना ही आपको यह चित्र बनाना है और बस इतना ही लिखना है। शुरू में जो लिखे बनाए बताए थे वह नहीं, बस जितना इस बोर्ड पर लिखा है बस उतना ही आपको लिखना है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।